हेलो एवरीवन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में अपन ने क्वांटम संख्याओं के बारे में जाना था कि क्वांटम संख्या होती क्या है। अपन ने वहाँ पे 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ी थी या बताई थी। उनमें से अपन ने 2 कंप्लीट कर लिए, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। लेकिन द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं अपन, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में जो टॉपिक रह गया था कि उपकोष के बारे में बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? उपकोष के बारे में बताती है। और बात की थी मैंने उपकोष की, तो उपकोष थे अपने पास एस उपकोष पढ़ लिया था अपन ने, एस उपकोष, पी उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ये जान लिया था कि उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। लेकिन बात आती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन तो 9 तक अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 2l+1 के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को जो निकालना है वो निकालना है L की वैल्यू। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे L की वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2 और 3। 0 होती है S उपकोष के लिए, 1 होती है P के लिए, 2 होती है D के लिए और 3 होती है F उपकोष के लिए। ये अपने पास क्या है? L की वैल्यू है। ये अपने पास क्या आ गई थी? L की वैल्यू आ गई थी। लेकिन बात करता हूं मैं कि S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, तो बात आ रही है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू, बात किसकी हो रही है? S उपकोष की बात हो रही है। तो यहाँ पे S उपकोष के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पे अगर मैं 2 into 0+1 रख दूं, तो इसको सोल्व करने के बाद इधर जो आएगी वो आएगी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से रिजल्ट ये मिला अपने को कि S उपकोष में अधिकतम 2 या 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? P उपकोष की, तो P की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 2 into 1 प्लस के 1। तो यहां से अपन इसको डिवाइड करेंगे 2 + 3, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब P उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर बात आती है किसकी? D उपकोष की। तो D के लिए वैल्यू कितनी होती है L की? L बराबर 2। तो यहाँ पे 2 into 2 + 1 करेंगे अपन, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2 2 4 5 5 2 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। किसमें? D उपकोष में। और F उपकोष की अगर बात करता हूं मैं, F उपकोष की बात करता हूं, तो F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। F की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 2 into 3 + 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाती है अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहां से अपन को इस फॉर्मूले में L की वैल्यू रख कर देखा तो एक बात समझ में आ गई कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। P उपकोष की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। और अगर D उपकोष की बात करें तो अपन 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। और अगर F उपकोष की बात करो तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये बात किसकी हो गई? उपकोष की बात हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात कर रहा हूं S उपकोष की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? S उपकोष की बात कर रहा हूं। तो मैंने इसमें बोला था कि कक्षक होते हैं और कक्षक होता है 8। कितना होता है? 8। इसको मैं S कक्षक बोल रहा हूं, इसको S कक्षक बोल रहा हूं। और अगर P उपकोष की बात करूं मैं, अगर P उपकोष की बात करूं मैं, तो इसमें जो कक्षक थे अपने पास वो कक्षक थे 3।
इसको मैं पी कक्षक बोल रहा हूं, इसको मैं पी कक्षक बोल रहा हूं। अब बात करता हूं मैं डी उपकोष की, बात कर रहा हूं मैं डी उपकोष की। तो डी में कितने कक्षक होते थे? 5 कक्षक होते थे, 5 कक्षक होते थे। और एफ उपकोष की बात करूं मैं, एफ उपकोष की, तो एफ में 7 कक्षक होते थे, 7 या 7 कक्षक होते थे, 7 या 7 कक्षक होते थे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी जब अपन ने फॉर्मूले में इनकी वैल्यू, एल की वैल्यू रख के देखा तो पता लगा कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अधिकतम मैक्सिमम है, इनकी कैपेसिटी है कि इतने ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की गुंजाइश ही नहीं है या संभावना ही नहीं है। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाता है, एक इस तरह से भरा जाता है। यहाँ पे 6 है तो 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जा सकते हैं। लेकिन पीते नहीं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने कक्षक तो बता ही दिया था कि कक्षक होता क्या है, कि कक्षक क्या होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षक है क्या, आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षक होता क्या है, तो कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे अपन कक्षक या ऑर्बिट या ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे अपन कक्षक बोलते हैं। तो बात समझ में कि उपकोष की बात हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए, और अब बात कर रहे हैं कक्षक की। तो कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्थान होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है या सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कक्षकों की आकृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कक्षकों की आकृति के बारे में बात करते हैं आज कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, आकृति के बारे में बताते हैं कि कक्षक की आकृति किस किस तरह की होती थी और कितने टाइप के कक्षक होते हैं या कितने प्रकार के कक्षक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से एस कक्षक, फिर पी कक्षक और फिर आता है डी कक्षक और फिर एफ कक्षक। ये 4 कक्षक के बारे में अपन बात कर चुके हैं, लेकिन इनकी आकृति कैसे होती है तो बात करता हूं मैं एस कक्षक की बात कर रहा हूं। तो एस कक्षक की जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार। आज एस कक्षक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है अर्थात स्फेरिकल होती है। अब पी कक्षक की बात करता हूं मैं, बताया था पी कक्षक की अगर बात कर रहा हूं मैं तो पी कक्षक जो होते हैं अपने पास वो
तीन प्रकार के होते हैं। पी कक्षक जो होते हैं पी कक्षक अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। इनको अपन पी एक्स कक्षक, पी वाई कक्षक और पी जेड कक्षक बोलते हैं। यहाँ पे पी एक्स कक्षक, पी वाई कक्षक और पी जो जेड कक्षक होते हैं वो तीन होते हैं। जैसे मैंने बनाया था आपको बना के भी कि ऑर्बिटल की अगर बात कर रहा हूं मैं, ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे अपने पास तीन ऑर्बिटल बनते थे पी उपकोष में। तो यहाँ पे बनने वालों को आप पी जेड, पी एक्स, पी वाई कक्षक नाम दे सकते हो या बोल सकते हो, या प्रकार होता है पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। लेकिन इनकी आकृति होती कैसे है? तो अपने पास मान लीजिएगा ये कोई एक्स अक्ष के या वाई अक्ष मान लो इसको, ये एक्स है, ये वाई मान लीजिएगा और ये अपने पास कोई जेड मान लीजिएगा। अगर पी एक्स की बात कर रहा हूं मैं तो ये एक्स अक्ष मान रहा हूं मैं और डमलाकार होती है। तो ये आकृति जो है वो पी एक्स कक्षक की हो जाएगी। एक्स अक्ष सिर्फ चेंज करना है तो अपने को अक्ष चेंज करना है। जैसे जैसे अक्ष चेंज करेंगे उसका नाम बदलकर उसी अक्ष के आधार पर हो जाएगा। अगर मैं इसको वाई मान रहा हूं तो मेरे पास जो पी कक्षक की जो आकृति होगी वो ये हो जाएगी। और अगर मैं जेड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात, जेड की बात कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर अपने पास कोई ये अक्ष है, ये कोई अपने पास जेड अक्ष है और अगर ये इधर से निकल रहा है तो आप देखेगा कि इस पूरे के पूरे पी कक्षक की जो आकृति बनाई है वो मैंने इस तरह से बनाई है। इस वाले को एक्स अक्ष माना है, इसको वाई माना है और इसको मैंने जेड माना है। तो अपने पास यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया कि पी कक्षक तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स कक्षक, पी वाई कक्षक, पी जेड कक्षक। ऊर्जा की बात करें अगर तो इनकी ऊर्जा बराबर होती है, किसी में भी कम या ज्यादा ऊर्जा नहीं होती है। अब बात करते हैं आगे किसकी, डी कक्षक की। किसकी बात करते हैं, डी कक्षक की बात करते हैं। डी कक्षक के बारे में की आकृति की बात करते हैं। डी कक्षक की आकृति होती कैसे? तो डी कक्षक अपने पास होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक होता अपने पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है अपने पास डी जेड स्क्वायर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो डी कक्षक होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पांच प्रकार के डी कक्षक होते हैं। अगर इनकी आकृति की बात करूं मैं तो इनकी आकृति जो होती है वो अक्षों के मध्य और अक्षों पे पाई जाती है इनकी लोब्स और अक्षों पे इनकी पालियां पाई जाती है, इनकी पालियां पाई जाती है। अब मान लीजिए मैंने बोला था कि जो डी कक्षक की आकृति होती है वो द्विडम्बलाकार होती है और यहाँ पे अपने को पढ़ना है पांच डी कक्षक के बारे में। तो यहाँ पे मैं इनके अक्ष बना रहा हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास जो तीन डी कक्षक हैं उनके अक्ष बना रहा हूं मैं, इसको एक्स मान रहा हूं, इसको वाई और इसको वाई और जेड और इसको मान रहा हूं मैं एक्स और जेड।
एक्स और जेड, इन तीनों कक्षकों की बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों कक्षकों की बात कर रहा हूं। तो इनमें अगर डी एक्स कक्षक की बात कर रहा हूं तो एक अक्ष तो अपन को एक्स लेना पड़ेगा, एक वाई लेना पड़ेगा। और इनकी खास बात होती है कि इनमें जो लोब्स होती है या पालियां होती है वो अक्षों के मध्य पाई जाती है। इनमें जो लोब्स या पालियां जो होती है वो अक्षों के मध्य पाई जाती है। यही अंतर होता है पी और डी में। इसके बाद में यहाँ पे अपने पास अभी सिर्फ 3 प्रकार के डी कक्षक बने हैं। इसका नाम कर सकते हैं डी एक्स वाई, इसका डी वाई जेड, इसका डी एक्स जेड। लेकिन अभी अपने पास 2 ए बी और डी कक्षक बचे हुए हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अपने को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक की बात कर रहा हूं और डी जेड स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो इनकी खास बात होती है कि इनकी जो पालियां होती है वो अक्षों पे पाई जाती है। पालियां अक्षों पे पाई जाती है। यहाँ पे अब कौन कौन से अक्ष यूज हो रहे हैं, एक तो x एक y, इसमें z यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपन को x बनाना है, इसको x बना दूं, इसको y बना दूं। पालियां कहाँ पे पाई जा रही है, अक्षों पे पाई जाती है। तो यहाँ पे अक्षों पे पालियां बनानी पड़ेगी। ये बन गया अपने पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक। अब बात करता हूं मैं डी जेड कक्षक की। डी जेड कक्षक की अगर बात कर रहा हूं तो पहले बता दूं कि एक्चुअल में डी कक्षक 5 नहीं 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो डी जेड स्क्वायर जो कक्षक है ये 2 डी कक्षकों के समायोजन से मिलकर बना होता है। अर्थात अगर इसकी आकृति की बात करें अपन तो ये होता है अपने पास जेड अक्ष, ये अपने पास जेड अक्ष होता है और इस तरह की इसकी आकृति पाई जाती है। अब आकृति इस तरह से हो रही है, इनकी लोब ऐसे दिख रही है। तो इन लोब को दर्शाने के पीछे का कारण क्या है, ऐसी लोब हो रही है तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये होता है कि ये जो लोब्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सिर्फ इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही पाए जा सकते हैं, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। इन लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये डी जेड स्क्वायर 2 डी कक्षकों का अगर मिश्रण है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है। यही कारण होता है कि डी जेड स्क्वायर ऐसा डी कक्षक है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व सारे के सारे डी कक्षक में सबसे ज्यादा होता है। अपने यहाँ पे बात कर ली किसकी, डी कक्षकों की बात कर ली। बात करता हूं मैं एफ कक्षकों की। तो एफ कक्षकों की आकृति अगर जटिल होने के कारण इनका अपन अध्ययन नहीं करते हैं या इनको नहीं पढ़ा जाता है। ये बात हो गई अपने किसकी, कक्षकों की बात हो गई। उपकोषों में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, ये बात हो गई। अगली जो क्वांटम संख्या चलेगी अपनी वो क्वांटम संख्या चलेगी अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ने अपने को। और चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको दिया किस साइंटिस्ट के द्वारा गया था, इसको लिंडे द्वारा दिया गया। इसको स्मॉल m से, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है।
किया व्यक्त किया जाता है। ये बताती क्या है? ये बताती है अभिविन्यास के बारे में। ये क्या बताती है अपने को? अभिविन्यास के बारे में बताती है। और किसके अभिविन्यास को बताती है? इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है। अभिविन्यास को बताती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं या इसकी वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की वैल्यू हमेशा द्विगंशी क्वांटम संख्याओं की वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या। तो जहां पे प्लस एल से माइनस एल तक इसकी वैल्यू निकालते हैं कि एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो किसकी मान से निकालेंगे अपन? वो निकालेंगे एल की वैल्यू से निकालेंगे। यहाँ पे अपने को अगर चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालनी है तो अपने को एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके अपन एम की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इतना सा ये ज्यादा अपने को याद नहीं रखना है। यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से अपने को क्वेश्चन करना है उसका सार अपन 4 लाइनों में कर डालेंगे कि किस तरह से अपने को क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में जो अगली क्वांटम संख्या चलती है अपनी लास्ट वाली, वो चलती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या चलती है लास्ट 4th नंबर की है। इसको दिया गया था इससे गाउड स्मिथ तथा उल्लेन बेग द्वारा दिया गया था। इसे स्मॉल एस से व्यक्त किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बता रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में कैसे बताती है। तो इलेक्ट्रॉन की बताने के से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये अपने पास मान लीजिएगा घड़ी है और यहाँ पे अपने पास ये घड़ी है, ये मान के चलो। अगर ये जो सुई है सेकंड की ले लो, मिनट की ले लो, कोई सी भी ले लो, अगर इस तरह से घड़ी की दिशा में घूमती है तो इसे बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त गति। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त गति बोलते हैं। और अगर ये इसकी विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर चक्रण कर रहा है या घूम रही है तो इसे बोलते हैं वामाव्रत गति बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्लॉकवाइज बोला जाता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। इसी से यही से समझ जाएंगे कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन की चक्रण के बारे में बताना है तो इलेक्ट्रॉन के सिर्फ 2 प्रकार से चक्रण कर सकता है, या तो दक्षिणावर्त चक्रण कर सकता है या फिर अपने पास वामावर्त चक्रण कर सकता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि मान लीजिए मैं एस कक्षक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एस कक्षक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक डिब्बा है और अगर इस डिब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं
तो मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरना पड़ेगा अपने को, इसके विपरीत भरना पड़ेगा। अगर एक दक्षिणावर्त मानते हो, एक अगर आप क्लॉकवाइज में मानते हो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, तो इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज मानना पड़ेगा। इसी तरह से अगर अपन चक्रण की वैल्यू डिसाइड करते हैं तो आप होती है, मतलब 1/2 होती है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो प्लस में ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस में आप इसको भी ले सकते हो, उसको फिर प्लस करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो s की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी प्लस माइनस 1/2। s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होगी। अतः आप यहाँ से पता ये लगा रहे हैं कि अगर अपन ने प्लस 1/2 इधर लिया तो इधर माइनस 1/2 लेना पड़ेगा, अतः इसका विपरीत लेना पड़ेगा। अगर आप इसको दक्षिणावर्त ले रहे हो तो आपको इसका चक्रण क्या मानना पड़ेगा, वामावर्त गति मानना पड़ेगा। यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने क्वांटम संख्या कंप्लीट हो जाती है। अब इसको समराइज करना है कि ये इतना सारा पढ़ा है, इसको अपन किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह से अपन इसको सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन 3 चीजों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी थी और द्विवर्षी क्वांटम संख्या पढ़ी थी और चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ी थी, सॉरी इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या और अपन यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ी है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 और एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो गई थी 0 1 2 3। अब ये एम की वैल्यू प्लस एल से माइनस एल तक जाएगी और इधर एस की वैल्यू जो मानेंगे वो अपन मानेंगे प्लस 1/2। यहीं से अपना सारा का सारा जो क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं क्वांटम संख्याओं से, वो क्वेश्चन यहीं पे अगर अपन ने इस डिब्बे को अच्छे से सीख लिया तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अपन आसानी से सीख सकते हैं। एन की वैल्यू अगर अपने पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। एल की वैल्यू एन की और एल की वैल्यू एन की और एल की वैल्यू कभी भी समान नहीं होगी, कभी भी समान नहीं होती है, सब कभी भी समान नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, 1 से कम ही होगी, ना तो n से ज्यादा होगी ना n के बराबर होगी, सिर्फ n से क्या होगी कम होगी। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन करने अपने को, तो क्वेश्चन करेंगे कैसे सर, इसमें जो क्वेश्चन सेट किए थे उन्हें आ रहे कैसे चलो अच्छे खासे क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है क्वांटम संख्याओं का, और इस तरह के क्वेश्चन करने को अपने को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे अपने पास दिया गया क्या है कि एक परमाणु है, अपने पास एक परमाणु है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुमेय व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होगी, नहीं पे अंडरलाइन कीजिएगा, कौन सी नहीं होगी, नहीं के बारे में पूछ रखा है इसने कि कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पे दे रखा है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर -1, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2, n बराबर 5 और l बराबर 3। यहाँ पे m 0 दे रखा है, यहाँ पे -1/2 दे रखा है, यहाँ पे m की वैल्यू 3, यहाँ पे 2, इधर -3 और इधर -1/2। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा
समुच्चय या व्यवस्था का क्रम नहीं होगा। तो अपने को आना चाहिए कि n की वैल्यू अगर अपने पास 1 2 3 4 हो तो अपने पास n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 और इधर अपने पास 3 और m की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्लस l से माइनस l तक और s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, l की वैल्यू 2 हो सकती है और इसके बाद में 1 हो सकती है 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी n के बराबर नहीं होगी। इधर अगर मेरे पास l की वैल्यू 2 है, अगर मेरे पास l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकालते हैं इस चीज को देखना कि अगर मेरे पास l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कहां से निकालते हैं प्लस l से माइनस l तक। अब यहाँ पे l की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे l की वैल्यू दे रखी है 2। तो अपन को जब m की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 2 इसको प्लस 1 और साथ में 0 को काउंट करना है, 0 माइनस 1 और माइनस के 2, इतनी वैल्यू हो गई किसकी m की। m की कितनी हो गई 5 वैल्यू हो गई किसके लिए n बराबर 2 के लिए, क्योंकि अपन ने बोला है कि m की वैल्यू हमेशा प्लस l से माइनस l तक होगी। तो यहाँ पे अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या m की वैल्यू माइनस 2 हो सकती है क्या, जी हाँ माइनस 2 हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट में होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी बात करते हैं n की वैल्यू अगर 4 है n की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि माइनस प्लस l से माइनस l तक करेंगे तो l की वैल्यू 0 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं अगर n की वैल्यू 5 है या 5 है और इधर l की वैल्यू 3 है तो क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, हाँ 0 हो सकती है। कैसे कि अगर l की वैल्यू अपने पास 3 है तो अगर किसकी वैल्यू निकालनी है m की, और m की वैल्यू कैसे निकालते हैं प्लस l से माइनस l तक, तो माइनस l तक चलेंगे अपन तो यहाँ पे प्लस के कितने m की l की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1 0 माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 वैल्यू हो गई, इसकी कितनी वैल्यू हो गई 7 वैल्यू हो गई। तो क्या इनमें से कोई वैल्यू है क्या, जी हाँ इसमें 0 है, मतलब 0 m की वैल्यू हो सकती है, ये वाला भी ऑप्शन सही होगा अपना। इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे n बराबर 3 दे रखा है, यहाँ पे n बराबर 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि n बराबर -3 दे रखा है, जबकि m की वैल्यू तो l से डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे -3 कैसे आएगा, क्योंकि अगर l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे +2 +1 0 माइनस के 1 माइनस के 2 ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस के 3 है, इसलिए अपना जो आंसर गलत होगा वो ये होगा, नहीं होगी, ये समुच्चय इसका सही नहीं होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, आई होप आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन की 7py के लिए n l m के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है अपने को, n l का n का इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, चलो n की वैल्यू l की वैल्यू और ये इधर m की वैल्यू दे रखी है। तो अगर इसने p दे रखा है तो यहाँ पे दे रखा है इसने 7py, तो यहाँ पे आगे वाली मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है या कोस की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, लेकिन ये वाली दर्शाती है द्विगंशी क्वांटम संख्या को, ये वाली दर्शाती है द्विगंशी क्वांटम संख्या को, और l बराबर 0 1 2 3 s p d f। अगर p दे रखा है
तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी एल की 1 वैल्यू आ जाएगी। अब एम की वैल्यू निकालनी है तो एम की वैल्यू तो हमेशा प्लस एल से माइनस एल से तक ही निकाली जाती है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी, +1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है। अर्थात m की 3 वैल्यू हो सकती है। कहाँ पे 7by कक्षक के लिए, या कक्षक दे रखा है इसने y दे रखा है तो कक्षक की बात हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे इतनी वैल्यू हो सकती है। इसके आगे बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है 3s के लिए n और l और m की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो पहले तो अपने को दिखना है n की वैल्यू कितनी है आगे वाली, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इधर देखो कौन सा है, चलो 3s दे रखा है, यहाँ पे कोस या कक्षक की बात हो रही है, कक्षक की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने पास s के लिए क्या हो जाएगा, कोस की बात हो रही है, s के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। s के लिए कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अर्थात अपने को अगर कोई भी उपकोष दे दे या फिर कक्षक दे दे या अपन से बोल दिया जाए कि n और l और m की वैल्यू निकालो, तो अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, वो क्वेश्चन है ये कि किसी n कक्षक में यहाँ पे डैश डैश दे रखा है तक हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कक्षक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कक्षक की बात हो रही है कि n कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर f कक्षक की बात करें या f उपकोष की बात करें, f उपकोष के बात करें तो अपने पास f उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये मेरे पास 7 हो गया। लेकिन बात आ रही है किसकी, कक्षक के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, कक्षक के बारे में पूछ रहा है। और आपको पता है कि कक्षक का मतलब एक डिब्बा, कक्षक का मतलब क्या हो रहा है, एक डिब्बा। तो एक डिब्बे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 14 इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि समांतर चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं या फिर विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहाँ पे अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा 4, क्योंकि एक कक्षक में कभी भी समान चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। अगर मैं पी कक्षक की बात कर रहा हूं तो अपन इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को नहीं भर सकते। अपने को अगर इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा तो अपने को एस कक्षक की बात कर रहा हूं कि अपने को अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो विपरीत चक्रण के साथ भरा जाता है। हमेशा विपरीत चक्रण के साथ इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है या जाता है। और अधिकतम एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए अपना आंसर होगा विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो भी विपरीत चक्रण के साथ, विपरीत चक्रण के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट। इसके आगे चलते हैं। चलो निम्न में से नहीं होगा, ये क्वेश्चन है निम्न में से नहीं होगा, तो अपने को ये चीज निकालना है कि निम्न में से कौन सी चीज नहीं होगी। तो आपको तो दिख रहा होगा कि थर्ड वाला नहीं होगा, लेकिन ये क्यों नहीं होगा इसके बारे में जानते हैं। एल की वैल्यू तो 5 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने पास एल की वैल्यू 2 दे रखी है तो एम की वैल्यू तो +L से -L तक निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी, +2 +1 0 और इधर -1 और इधर -2। ये कितनी वैल्यू हो गई इसकी, m की 5 वैल्यू हो गई। क्या इस 5 वैल्यू में से कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो ये बोलने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कितना है +3, जबकि यहाँ पे तो
अधिकम माइनस के प्लस के 2 से माइनस के 2 तक ये कहां से आएगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये कथन जो होगा वो अपना सही नहीं होगा कि अतः एल की वैल्यू प्लस की 3 कभी भी नहीं होगी जब अपने पास एल की वैल्यू 2 हो। इसके बाद में आगे बात करते हैं पी एक्स कोस के लिए एन व एल के मान होंगे, किसके मान पूछ रहा है, एन के व एल के मान पूछ रहे हैं। अब देखो आगे वाले किसका मान बताता है, एन का मान बताता है, तो इसको तो आंख बीच के लगा दीजिएगा कि एन का मान तो 2 ही होगा। लेकिन अगर पी एक्स की बात करते हैं तो ये किसको बताता है, ये बताता है एल को, किसको बताता है, ये एल को बताता है। तो एल की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3 एस पी डी एफ, तो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, पी दे रखा है, एक्स दे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाई दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जेड दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, पी के लिए 1। तो इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है कि एन की वैल्यू तो 2 और एल की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्या कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ इसका ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, आप यहाँ पे +1 मत कर देना, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जब एल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस में नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे निकाल रहे हैं। अगर आपने इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को देखो तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ में प्लस के 1 है। ध्यान से देखो, इसमें जब मैंने एल की वैल्यू दर्शाई है तो क्या प्लस माइनस लगाया है क्या, जी नहीं, तो अपने यहाँ पे आंसर फर्स्ट वाला ही होगा, आंसर अपना फर्स्ट वाला ही होगा। और यहाँ पे अपनी क्वांटम संख्याओं का जो लेखा जोखा था वो खत्म होता है, या अभी तो खत्म तो नहीं हुआ लेकिन समाप्त होता है। और अब जो आगे पढ़ने जाएंगे अपन वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम, किस तरह से भरे जाएंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।